ब्लड का पीएच कितना होता है और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। कॉमनली नोन क्वेश्चन है और बहुत ईज़िली आप आंसर कर सकते हो। नॉट टू वरी, ठीक है? पर ये दूसरों से अलग है, ठोसता नहीं होती इसके अंदर। एक कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, दूसरे को जोड़कर रखने का एक ठोसता होती है उसके अंदर। सो दैट इट कैन बाइंड one end from one end to another end, or it can hold the other parts of the body. That is the connective tissue, main role of the connective tissue. But herein, the blood is a connective tissue which does not hold back anything. It is in a liquid form because it does not have any fibers. फाइबर्स के ना होने की वजह से ही है ये, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आएगा कि फाइबर्स है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं आएगा, पर समझना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर नहीं रहता, ठीक है? पीएच क्या है इसका? 7.35 टू 7.45। कौन बताएगा ये एसिडिक है, अल्कलाइन है, बेस है, क्या है? मैम ये लाइन है। अल्कलाइन है, करेक्ट। एसिडिक कौन सा होता है? मैम जो 7 से नीचे होता है। ओके, करेक्ट। जो 7 से नीचे होता है, 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है हमारा। 7 से नीचे जाता जाएगा मीन्स बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म, और वही 7 से ऊपर जाएगा तो उतनी ही डाइल्यूट फॉर्म है, इसलिए अल्कलाइन, ठीक है? धमनियां, ये जो हिंदी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये धमनियां, जो आर्टरीज हैं, वो क्या करती हैं? धमनियों में रक्त शिराओं की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा कम रहती है। मीन्स थोड़ा सा अधिक, ये कहीं थोड़ा सा एसिडिक टाइप का होता है कि इसमें पीएच लेवल जो होता है, जिसके अंदर O2 की मात्रा ज्यादा होती है और जिसमें O2 की मात्रा कम होती है, ठीक है? तो यहाँ जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, धमनी आर्टरीज होती है, आई थिंक। धमनियां, एक मिनट। हाँ, ये आर्टरीज की ही बात कर रहे हैं क्योंकि आर्टरीज में CO2 कम रहता है, ठीक है? यहाँ हम एक बार देख लेते हैं आर्टरीज, ठीक है? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी, वो 1.05 से लेकर 1.06 तक होती है। ये आपकी अपनी समझ के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है? पर ये किस लिए है? ताकि जो एक जब ब्लड को ऊपर जाना है ना, हेड रीजन में, अबव द चेस्ट रीजन, जब ऊपर वाले भाग में जाना है, जिसके लिए हम शीर्षासन करते हैं या हम बैकवर्ड बैडिंग करते हैं उस टाइम पे, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का रोल वहां पे भी आता है। प्लस एक कंट्रोल बन के रहता है हमारी बॉडी के अंदर। इसमें और भी बहुत फैक्टर्स हैं, पर आप इसको अगर हम बहुत छोटी बात में समझने की कोशिश करें, तो एक कंट्रोल पूरी बॉडी के अंदर की हर चीज एक कंट्रोल के साथ जा रही है, एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर जा पा रही है। दैट हेल्प्स बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है? सामान्य व्यक्ति में शरीर के कुल वजन का लगभग 79% ब्लड होता है, ठीक है? और मेल में कितना होता है? 7 to 9 है, नॉट 79, 7 to 9 है। ये इतना यहाँ कर देती है, 7 to 9, ठीक है? 7 to 9% कितना होता है? ब्लड होता है। मीन्स अगर किसी के भी बॉडी का वेट, अगर जिस छोटा बच्चा है 10 kg का उसका वेट है, तो नियरली 7 to 9% ही उसके अंदर सिर्फ ब्लड है। बाकी का जो फ्लूइड है बॉडी का, वो अलग अलग मात्राओं में, जैसे कि इंटेस्टिनल फ्लूइड जो होता है, जो टिश्यू है, जब सेल्स आपस में इकट्ठे बनकर एक टिश्यू बनाते हैं, चाहे वो लीवर का हो, स्टमक का हो, इंटेस्टाइन का हो, इन सब के बीच में ना एक इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इन सब के बीच में ना एक गैप होता है, सेल्स जिसके बीच में बहुत सारे सेल्स हैं। मान लीजिए एक तरह की क्लासरूम होती है, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लासरूम है। एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम के अंदर जाने के लिए एक पैसेज होता है ना, और थोड़ा गैप भी होता है, ठीक है? वो जो गैप है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं हम उसको, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स फ्लूइड भी बोलते हैं उसको। जो मैट्रिक्स के बाहर में है वो इस तरह कहा गया, और इंटरनली जो दो सेल्स के बीच में जितना गैप है, उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है। उस फ्लूइड के अंदर ही
हमारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं। जो हमने खाना खाया था ना, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा, हमने जो भी खाना खाया वो सारा उस फ्लूइड के अंदर पहुंचाया जाता है। उस फ्लूइड से फिर सेल के अंदर जाता है। तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि सेल के अंदर खाना पहुंचा दिया, पर जाता उस फ्लूइड के अंदर पहले है। ठीक है, फिर उस फ्लूइड से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, अब मेल के अंदर 5 to 6 लीटर्स होता है और फीमेल के अंदर 4 to 5 लीटर्स होता है, तभी खून पीती है शायद। ओके ओके, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, रक्त से संघटक होता है। जैसे कि कंपोनेंट्स क्या है, एक्चुअल में हम ब्लड को जब बात करते हैं तो हम कहते हैं आरबीसी आरबीसी आरबीसी। नहीं, सिर्फ आरबीसी नहीं होता है, आरबीसी के अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो क्या कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के अंदर बहुत कुछ होता है? बहुत कुछ नहीं, बहुत ही कुछ होता है। इसके अंदर मेजरली ऐसे 4 वेरिएंट्स हैं। क्या है? 4 वेरिएंट्स मींस 4 ऐसी चीजें हैं जो मूलतः ब्लड को बनाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अगर हम कहेंगे एक तरह का पानी है। पानी को हम कहते हैं प्लाज्मा। ये क्या होता है? थोड़ा सा स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ मीन्स लाइक थोड़ा सा पेल येलो टाइप, जैसा इन्होंने दिखाने की कोशिश करी। ये तो फिर भी डार्क है, इसे भी लाइट होता है। ठीक है, इसमें और इस प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस। तो जो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ था ना सारा खाना, जब इंटेस्टाइन ने, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई ने सारा न्यूट्रिएंट्स निकाल के, मींस जितने अमीनो एसिड्स उसने लिए प्रोटीन से और फैट से, जो उसके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से वो लिए, वो साइड साइड जब एब्जॉर्ब करके उसने डाले कहाँ? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के किस पार्ट ने, ब्लड की किस चीज ने उन सारे फूड प्रोडक्ट्स को उठाया, अपने अंदर स्टोर करके कैरी करके लेके गया? वो प्लाज्मा है। ठीक है, वो क्या है? वो प्लाज्मा है। देखिए, प्रोटीन भी इसी ने लिया, न्यूट्रिएंट्स भी इसी ने लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इसी ने लिए। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? CO2 की बात हो रही है यहाँ पे। और भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, पर हम मूलतः यहाँ CO2 की बात करें तो बेहतर रहेगा। समझ उस चीज में ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, वेस्टेज में। और गैसेस होगी, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं, उन गैसेस के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप CO2 यहाँ पे भी रखना चाहते हो तो गैसेस के अंदर भी आता है, या वेस्ट गैसेस भी कह सकते हो। टॉक्सिन्स जो होते हैं, और जो बॉडी के अंदर जो अनवांटेड, जैसे किसी ने कुछ आयंस है उन्हें निष्कासित करना है। ठीक है, अपने हमारी बॉडी में से कुछ आयंस का निष्कासन होना जरूरी है। तो हमारे लिए वेस्ट है, हमारी बॉडी में ना तो उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या फिर कहें कि वो बॉडी में अनवांटेड है, उसको चाहिए नहीं, हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हम खाना खाते हैं ना, उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाके भी कौन निकालने का हेल्प करता है? ब्लड करता है उस चीजों में। ठीक है, जो अम, पहले खाना गया ब्लड से जो टिश्यूज है उसके पास, टिश्यू के मैट्रिक्स में आ गया। मैट्रिक्स मतलब जो फ्लूइड था जिसके अंदर सेल डूबे हुए थे। ठीक है, वहां से सेल ने जो जो चीजें लेनी थी ले ली। ठीक है, अब वहां से जो चीजें होंगी ना, वो निकल के आएंगी जो चीज नहीं चाहिए, या सेल ने जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाला वो वाला लेके, उसमें जो आयनिक जनरली आयन से होते हैं, तो वो जो निकाला वो उसको बाहर थ्रो करने के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। प्लस हम CO2 को सबसे मेजर लेवल पे जानते हैं। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में और कौन सी चीज हम एग्जाम्पल के तौर पे जाने तो यूरिया, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, देन आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स 1% ही होता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स भी सिर्फ 1% होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स बेसिकली क्या होता है, जब आरबीसी बन रहे होते हैं ना बोन मैरो में, जो रेड बोन मैरो होता है उसमें जब आरबीसी बन रहे होते हैं, उस दौरान ये आरबीसी जो है उसके कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं। मतलब ये प्रॉपरली प्लेटलेट्स कुछ है नहीं, ये उसके कुछ फ्रैगमेंट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए जो बोन मैरो था ना वो बना तो कुछ और रहा था, बनाते बनाते उसके लास्ट में कुछ उसके कहते हैं, आप समझिए कि जैसे कि कुछ इसका वेस्ट प्रोडक्ट टाइप का, वेस्ट भी नहीं बोलेंगे, वेस्ट नहीं होता, बस इसके कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जो एक ऐसी फॉर्म है जो हमारे बहुत काम की है। तो वो ब्लड के अंदर मिल जाती है, उसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स अपने में कुछ ऐसा वो अलग से नहीं है कि आरबीसी की तरह प्रॉपर्ली उसको एक वो टाइम दिया जा रहा है उसको बनाने के लिए, या एक प्रॉपर्ली एक प्रोसेस हो रहा है आरबीसी को बनाने का, नहीं। उसके बीच में से कुछ फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उसको निकाला जाता है, उसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी प्रॉपर्ली हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं,
यानी कि बोन मैरो के अंदर दो बोन मैरो होते हैं, एक रेड वाला, एक व्हाइट वाला। तो जो व्हाइट वाला ना वो ये बनाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और जो रेड वाला होता है रेड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ओके। इसमें कुछ और पॉइंट आरबीसी के ऊपर अभी हम पॉइंट पे आएंगे, आरबीसी में एग्जैक्टली और क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, मैम ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है ना? हाँ जी, लॉन्ग बोन्स के अंदर। जब बच्चा एक भ्रूण अवस्था में होता है तो उसके अंदर आता है पहले योक सैक, देन स्प्लीन के बाद लीवर। ठीक है, ये ब्लड बनाता है। लेकिन जैसे ही भ्रूण अवस्था से बच्चा पैदा हो गया, कुछ टाइम तक लीवर रहता है, कुछ टाइम तक। ठीक है, उसके बाद ये टेक ओवर हो जाता है, कौन ले लेता है? हमारी लॉन्ग बोन्स। जब तक लॉन्ग बोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होती ना बॉडी के अंदर, जब तक हम कहते हैं ना कि बच्चे को बड़ा ध्यान से उठाओ, संभालो, जब बच्चा थोड़ा भागने वाला हो जाता है, अब लॉन्ग बोन्स बननी शुरू हो गई हैं, तब हम कहते हैं नहीं, बच्चे को खिलाओ और खिलाओ, क्योंकि इसकी ग्रोथ का टाइम है। बोन्स जितनी अच्छी और स्ट्रांग होंगी, अंदर बोन मैरो भी उतना स्ट्रांग हो पाएगा। इसलिए जो स्टार्टिंग जो ये यंग बच्चे होते हैं, ग्रोइंग बच्चे जो होते हैं, इन्हें ज्यादा खाना खिलाना चाहिए, घी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स सारे सारे, ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, जितना देसी खाना होता है, आप जितना उनको देंगे उतना उनकी जो बोन्स है, जो टिश्यूज है, जो मसल्स हैं आसपास की, उसकी ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, और एक ऑर्गन ने अपना काम स्विच करना है, लीवर से किसमें स्विच करना है? स्विच करना है बोन मैरो में जाना चाहिए वो काम। तो वो स्विच जो होने वाला है ना, वो वैसे बॉडी नहीं बताएगी, बाहरी तौर पे कोई लक्षण नजर नहीं आते इसके, लेकिन इंटरनली चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। हाँ जी, प्लाज्मा प्लाज्मा थोड़ा सा पीले रंग का होता है, प्रॉपरली पीले रंग का नहीं होता, थोड़ा सा पीले रंग का होता है, पेल पेल येलो टाइप का। ठीक है, जैसे चूना नहीं होता उस टाइप का। और ये इसका इसके अंदर 90% तो खुद वाटर ही है, 10% क्या क्या है? एल्ब्यूमिन है जो कि प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन है, नोजन लगा है, और ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल नहीं है, ग्लोब्यूल है। ठीक है, ये नियरली 7% बनाता है। और 3% अमीनो एसिड है, ये अमीनो है, ग्लूकोस है, और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं इसके अंदर। तो फाइब्रिनोजन किस काम आएगा? हमारे कोगुलेशन में। हाँ, ये क्या, सॉरी, कोगुलेशन के अंदर काम आता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, कैसे काम आता है, क्या होगा, ये हम भी समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये एक तरह का बीच में गैप की तरह काम करता है, गैप नहीं बोलेंगे, एल्ब्यूमिन जो होते हैं, ठीक है, मैं जब मसल्स का थोड़ा चैप्टर आएगा तब उसके अंदर थोड़ा सा क्लियरली बता दूंगी एल्ब्यूमिन का वहाँ काम क्या होता है। ठीक है, इस बाकी 3% अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज पाए जाते हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अभी फाइब्रिनोजन है, जो मेन पॉइंट मैंने बताना चाह रही थी वो ये था कि नोजन फॉर्म है, मतलब ये सुप्त अवस्था में। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? हमने डाइजेशन के चैप्टर के अंदर नोजन, एज, इन वर्ड्स को हमने पढ़ा था, प्रो प्रो और नोजन जान लगा होगा। वो सारी चीजें एक सुप्त अवस्था में होती हैं, उन्हें जगाया जाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, एक अभी कहाँ काम आएगा, अभी हम पढ़ेंगे इस बात को। ठीक है, प्लाज्मा में O2, CO2 और नाइट्रोजन गैसेस खुली हुई रहती हैं, जो चारों ओर परिभ्रमण करती है, मीन्स उसके अंदर रहती है, और एक उसकी बस उसके अंदर रहती है। ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा कि वो कैसे उसके अंदर रहती हैं, और कैसे उसके आउटर एरिया पे या आउटर साइड पे, उस पे थोड़ा सा ज्यादा उस तरफ ज्यादा रहती है। ओके, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। ठीक है, और 1% अदर। अच्छा, बता रहे हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो होता है समस्त प्लाज्मा प्रोटीन का 60% होता है। प्लाज्मा का यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने के काम आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से मतलब क्या होता है, मैं से इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं उसमें समझाती मसल वाले में। एनीवेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज अंदर आ रही है या जा रही है, उससे एक एक प्रेशर, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है ना बना के रखने वाला, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, एक होता है नॉर्मल जनरल ऑस्मोसिस। मींस हायर से लोअर की तरफ जाना,
हायर से लोअर की तरफ जाना, ये इस प्रेशर को बैलेंस कर देना। जैसे तक कुछ दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसको कट लगा देती है। ओके डन, सामान आ गया, जितना तुम्हारे पास था उतना हमारे पास आ गया। एक ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखने का काम करती है। मीन्स दोनों साइड पे एक सामान्य लेवल या सामान्य इक्वल या इक्वालिटी बनाए रखने के लिए। दाब सामान्य बनाए रखने के लिए सहायक है। इसकी वजह से प्लाज्मा का जल रक्त में रुका रहता है। यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि दोनों साइड्स पे जो इक्वालिटी है, कि यहाँ पे ज्यादा ना हो जाए, वहां पे कम ना हो जाए। अब इसके पास ये अपना होल्ड करके रखे किसी चीज को, यानी कि पानी को या जल को या एक लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए, वो उसको किसकी, प्लाज्मा की, कि अपना वाटर लॉस ना हो जाए इसके अंदर। अगर वो हो गया तो चिपचिपा, सॉरी, गाढ़ा हो जाएगा खून। ठीक है, वो वाला गाढ़ा नहीं, एक गाढ़ा होता है क्लॉटिंग वाला, ये गाढ़ापन अलग है। ठीक है, इसमें वाटर लॉस हो रहा है बॉडी का, तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, डिहाइड्रेशन वाली बात हो रही है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखती है, जिसकी वजह से ब्लड में अपना एक नमी, अपना एक वाटर का लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, हाँ जी, ये है। इसे एडिमा बोलते हैं। एडिमा में से कहते हैं जो रक्त में पानी है वो निकल कर आसपास के ऊतक, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं उसमें इकट्ठा हो जाता है और सूजन दिखाई देती है। कई बार आप देखते हैं कुछ लोगों के पैर लटकाने से काफी जल्दी पैर सूज जाते हैं, बहुत क्विकली। कुछ लोगों के बहुत देर बाद जाके सूखेंगे, दैट इज ऑल ओके, अगर कुछ बहुत देर बाद जाके हो रहा है ऐसा। लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है, हर थोड़ी देर बाद हो जाता है, तो इसमें है, प्रॉब्लम है। इसमें एक और रीजन भी माना जाता है किडनी का, पर लेकिन कुछ वो सर्टेन केसेस, अलग अलग केसेस है। पर यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका जो रक्त का, यानी कि ब्लड का जो अपना एक एल्बुमिन फैक्टर है प्लाज्मा के अंदर का, वो थोड़ा कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर लॉस हो जाता है ब्लड का। ब्लड का खुद का वाटर लॉस हो जाता है, और वो आसपास जो टिश्यू है, टिश्यू के आसपास में इकट्ठा हो जाता है। अब जिस भी तरफ वो हो रहा होगा, जनरली पैरों में देखा जाता है, जनरली। कहीं कुछ लोगों के अंदर डिफरेंट जगह पे भी है। हाथों में, पैरों में, हाथों में थोड़ा कम देखा जाता है, लेकिन पैरों में सबसे ज्यादा देखा जाता है ये। ठीक है, मैम ये कैसे हो और जाता है, फिर से बता दीजिए, वाटर लॉस कैसे हो जाता है? वाटर लॉस का मतलब ये है कि वो ना रक्त के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर ठहर नहीं पा रहा। वो छोड़ देता उसको, ठीक है तू बाहर निकल जा, ओके जा बाय। अब उसको होल्ड करके भी तो रखना चाहिए, नहीं नहीं ये मेरे वाला पानी है, तुम्हारे वाला पानी नहीं है, तुम्हें पानी की नीड नहीं है। अब उसको वाकई में ही नीड नहीं है टिश्यू को, तुम जबरदस्ती उसको दे रहे हो कि तुम मेरा वाला पानी ले लो। क्यों? क्योंकि जब उसने कैरी करके वापस आना है, या उसी रास्ते से आना है, या कहें कि एक इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है ये, पर हाँ, जो उसको होल्ड करने की पावर है कि नहीं, मुझे अपना पानी, अपना वाटर लॉस नहीं करना है, तो उस जगह पे ये एल्बुमिन जो प्रोटीन है ना, ये उसकी थोड़ी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। अगर ये अपना अपना एक प्रेशर या अपनी वॉल्स के पास जाके पानी को बाहर जाने से मना कर दे। आप ऐसा समझिए कि एल्बुमिन जो है वो अ, जो प्लाज्मा है उसमें से पानी को बाहर जाने नहीं देता। आप ऐसा समझें, ठीक है? अगर ऐसा हुआ कि उसने जाने दिया, तो जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, सॉरी, ब्लड के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, जो कि अच्छा नहीं है। और ये पानी गया कहाँ? बॉडी में कहीं तो गया। तो जहां गया, उस टिश्यू में, जिस भी ऑर्गन के पास गया होगा, जिस भी एरिया पे गया होगा, उस एरिया में आसपास वहां पे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाना शुरू हो जाएगा, तो वहां हमें सूजन दिखाई देने लगती है। फिर ये ठीक कैसे होती है? अगर हम उसे वही उसकी विपरीत दिशा में थोड़ा ठीक करना शुरू कर दें, समटाइम्स लोगों को मेडिसिन लेनी पड़ती है। जैसे ही आप इसके ऑपोजिट पे कार्य करने शुरू करते हैं या थोड़ा टाइम तक उसको आराम देते हैं, तो ये फर्क पड़ जाता है इन जनरल केसेस। लेकिन अगर एडिमा हो चुका है, उस केस तक बात पहुंच गई है, तो ये बार बार होता है, ये हर वक्त रहता है। मीन्स वहां पे एल्बुमिन प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, और कहीं ना कहीं सूजन निकलती ही रहेगी। उसके लिए फिर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, इलाज प्रॉपरली करवाना पड़ता है। ऐसे ठीक नहीं होता फिर। लेकिन इन जनरल केसेस में आपको बता रही हूँ, इन जनरल केसेस क्या होता है, अगर हम कहेंगे थोड़ा सा विपरीत करनी है, मुद्रा कर लीजिए, नहीं तो पैरों को थोड़ा सा स्टूल के ऊपर रख लीजिए, ठीक हो जाएगा, सूजन नहीं आएगी इन जनरल केसेस। पर ये तब होता है जब कोई बहुत लंबी ट्रैवलिंग करता है, उन केसेस में, या बहुत देर तक स्टैंडिंग या सिटिंग आवर्स हैं जिसमें पैर नीचे की तरफ है, उन केसेस में ज्यादा दिखाई देता है। पर वो बहुत कम केसेस होते हैं कि उसमें भी बार बार रिपीटेडली नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तब ये तो चीजें काम कर जाएंगी। लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो ये सब काम नहीं करेगा, फिर तो मेडिसिन पे आना पड़ेगा।
ठीक है। अब फाइब्रिनोजन क्या है, ये अगेन मैंने कहा क्लॉटिंग का काम करता है। क्लॉटिंग वाली बात जब समझेंगे तब इसको देखेंगे एक बार, बस समझने में कि ये कुछ है। एक क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग का सॉरी क्लॉटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना क्लॉटिंग नहीं हो सकती। अगर हम ब्लड में से सारे के सारे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको निकाल दें, और भी चीजें हैं, अगर उन सारी चीजों को अगर हम निकाल दें तो वो क्या बच जाएगा, सिर्फ सीरम। ये बात आधी अधूरी लिखी है, पूरी नहीं लिखी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, देन इट इज कॉल्ड एज सीरम। ये लाइन है। पर अभी तक तो मैंने आपको ठीक से ब्लड नहीं बताया, क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रॉपर्ली नहीं बताया, तो ये लाइन थोड़ी अभी समझने में मुश्किल है। ठीक है। ग्लोब्यूलेंस, ग्लोब्यूलेंस क्या होते हैं, ये इस तरह के हैं कि इसके ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। गामा बहुत हेल्प करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए मेजरली, अगर हम समझे यहाँ पे। ठीक है। बाकी ज्यादा इन डिटेल नहीं जाना इसको। अल्फा बीटा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं एक लिपिड वसा में घुलनशील होते हैं, मींस फैट डिजोल्व होते हैं ये। और इसमें विटामिन ए, डी, ई, के इंपॉर्टेंट, रक्त में वहन करके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाते हैं। ठीक है। कौन, गामा प्रोटीन हमें इसके अंदर हेल्प, सॉरी अल्फा बीटा गामा तीनों में हेल्प करते हैं, पर अल्फा और बीटा हमें इन सबको विटामिन को लेकर जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फैट डिसॉल्व होते हैं। ओके। गामा, हाँ गामा के बारे में बता रखा। ठीक है। गामा एक ऐसी एंटीबॉडी है के रूप में काम करती है जो खास तौर से टिटिनस जो एक, और पोलियो और जैसी बीमारियों में, खसरा, खसरा आई डोंट नो इन इंग्लिश क्या कहते हैं उसको, खसरा। मैंने इस पे पढ़ा तो था पर, लेकिन मुझे इसका इंग्लिश नहीं, खसरा क्या मैम था, चिकन पॉक्स या स्मॉल चिकन पॉक्स तो पॉक्स, हाँ। बोलते हैं शायद। खसरा आई थिंक उसी को बोलते हैं। मैम अल्फा एक, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है क्या विटामिन को का? हाँ जी, नहीं क्या वो बताइए, अल्फा, दोबारा क्वेश्चन पूछे। मैम अल्फा का काम क्या होता है? वो फैट सोल्यूबल होता है? हाँ जी, अल्फा और बीटा दोनों ही फैट सॉल्युबल है। वो तो इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का अलग, काम करता है हाँ, विटामिन। ए, विटामिन ए, डी, ई, के का। ठीक है। अब ये के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी कोगुलेशन में काम आएगा। कौन से वाला, के, अभी पता चलेगा। ठीक मैम मिजल्स बोलते हैं खसरे को। है, मिजल्स, ओके। मिजल्स, ठीक है। इसमें जब हमारी एंटीबॉडीज बननी जरूरी है, वो वहां पे, और पोलियो में, टेटनस में, इन सब में काम आते हैं। टेटनस में क्या होता है, पूरी बॉडी ना एक चक्रासन में आ जाती है, अकड़ जाती है, अगर टाइमली टेटनस का इंजेक्शन ना लगाया जाए तो। टेटनस का इंजेक्शन जब लगाया जाता है ना, तो ये इन्हीं गामा ग्लोबुलिन को हेल्प करती हैं ताकि हमारी बॉडी और सुरक्षित रहे, जो भी इंफेक्शन अगर बॉडी के अंदर आ रही है तो। ठीक है। अदरवाइज वो क्या होगी, बॉडी ने ऐसे अकड़ जाएगी ऐसे करके, इधर फेस है इधर लेग्स है, तो ऐसे करके अकड़ सी जाती है बॉडी जनरली। छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, पूरी बॉडी अकड़ जाती है, अच्छा नहीं होता ये। और पोलियो में तो हम सब जानते हैं कि कैसे पूरी बॉडी पैरों में या कहीं किसी भी बॉडी पार्ट, मेजरली पैरों पे अटैक करती है। और मीजल्स का हम सब जानते हैं कि पूरी बॉडी में जो निकल आते हैं। ठीक है। और ये 5 प्रकार के होते हैं, सॉरी 5 प्रकार के इसके अंदर गामा प्रोटीन जो होता है, गामा ग्लोबुलिन जो होते हैं 5 प्रकार के। आईजीए क्या है ये, एंटीबॉडीज। कौन सी, गामा ग्लोबुलिन की। कितनी, 5। आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, आईजीजी, आईजीएम। ठीक है। आईजीए का तो हमने कहीं पढ़ा था ना, कौन बताएगा कहाँ आता है ये, किस चैप्टर में पढ़ा था हमने, यही बता दो, इतना ही हिंट दे दो, थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि याद करा किसी ने। याद करो, याद करो, याद करो, अरे याद करो। सेल में पढ़े हैं ना मैम। किसमें, सेल में जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ कोई डिवीजन हो रहा था वहां पे प्रोसेस G1। नहीं, नहीं डाइजेशन में पढ़ा है आप लोगों ने, अभी बता दो कहाँ पर।
क्वेश्चन है, होमवर्क है, ढूंढ के आना। नहीं बताऊंगी मैं भी, कुछ नहीं बता रही मैं भी। नहीं पढ़ के आते ना आप लोग। क्वेश्चन है, डीपीपी में डाल दूंगी और वैसे भी। मैम फिर ग्लूकोज इसमें इम्यूनो नहीं नहीं सलाइवा यस करेक्ट। सलाइवा में तभी हमारे जो बेसिकली जो अगर हमारा माउथ अगर हमें एक प्रोटेक्शन सॉरी सॉरी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या कहें कि बैक्टीरिया किल करने में हेल्प करता है। सेकेंडरी आता है HCl। तो फर्स्ट जो प्राइमरी होता है वो यही होता है IgA, जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है। ये हेल्प करता है बेसिक बहुत जनरल बैक्टीरिया को वहीं के वहीं खत्म कर देने का। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया किसी की भी थाली में नहीं है, हर थाली में बैक्टीरिया होता है, हर थाली में। पर वो हमें नुकसान ना पहुंचाए उसके लिए IgA काम जरूर करता है। ठीक है, बाकी ये आप नाम याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछा नहीं जाता। IgA बस इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसलिए दोबारा रिकोड कर दिया उसको, अदरवाइज वो हमारे सलाइवा में आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स क्या क्या होते हैं हमारे? RBC, इरेथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये क्या हेल्प करते हैं? हमारा ऑक्सीजन लेके जाएंगे और CO2 को बाहर फेंकने का काम करते हैं, पर लेकिन पहले इसे एब्जॉर्ब करने का काम भी तो करते हैं कि CO2 ले तो लिया, सेल में से लेने का काम भी तो करेंगे, तभी जाके उसको लंग्स के अंदर छोड़कर आएंगे ताकि बाहर निकल पाए। ठीक है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन? प्लेटलेट्स। अगर ये कम हो जाए तो बॉडी क्या करती है? बॉडी में खून क्या हो जाता है अगर ये कम पड़ जाए तो? इनके फलावला के हम कभी कभी सोचते हैं कि इसके प्लेटलेट्स गिर गए तो क्या होता है उससे? खून मैम जम जाता है बॉडी में। इन्फेक्शन इन्फेक्शन, यस। चलो आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं। मैम जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स ही कम होते हैं, उसी से लाइव हाँ, लेकिन उस प्लेटलेट से कम मुझे कम होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या क्या है इसका रोल प्लेटलेट्स का? मैम शायद एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है ये शायद। नहीं नहीं, वही तो मैंने बताया कि प्लेटलेट्स जो है वो कोagulation के अंदर हेल्प करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में एक थक्का बनना है, यानी कि ब्लड को रोकना है कि अब तुम बाहर मत जाओ, दादा बहुत हो गया। तो ये क्यों है? ये नहीं होना चाहिए ना, क्लॉटिंग फैक्टर को बना के रखने का। अगर प्लेटलेट्स बॉडी में से निकाल दिए जाएं तो क्या होगा? क्लॉटिंग नहीं होगी फिर। क्लॉटिंग नहीं होगी और बॉडी का इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा। हाँ, वो तो इम्यूनिटी कमजोर होगा ही होगा, पर आप किस वजह से कह रहे हो कि ऐसा होगा ही होगा? ठीक है, अगर ये कम हो जाते हैं तो बॉडी में क्लॉटिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारी क्लॉटिंग के लिए हमें हेल्प करता है ये। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे होगा, क्या होगा आगे चलकर। डोंट वरी, अभी कोगुलेशन जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात समझ आएगी प्लेटलेट्स वहां कैसे हेल्प करते हैं कि क्लॉटिंग हो। आ जाओ फटाफट से, साइसा सबको बुलाएगा। ये प्लेटलेट्स ही बताते हैं वहां पर कि ओ चोट लगी चोट लगी चोट लगी, सबसे पहले शोर यही मचाते हैं। इसलिए एंटी नहीं है, ये एंटी नहीं है, ये रोकने का काम नहीं करते, क्लॉटिंग करवाने का काम करते हैं। क्लॉटिंग ये लेकिन तब करवाते हैं वरना अदरवाइज तो पूरी बॉडी में क्लॉटिंग हो जाएगी। तो ऐसे और भी प्रोटीन हैं जहाँ ये उसको जगाने का भी कार्य करवाता है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है पर अभी इसको समझ लेंगे, पर अभी अभी के लिए आप ये समझ लो कि बॉडी के अंदर क्लॉटिंग करवाने का जो फैक्टर है, सबसे पहले शोर जो मचाता है ना कि हो चोट लगी चोट लगी चोट लगी, खून रुको खून रुको, ये जो शोर मचाता है ना बॉडी के अंदर, वो प्लेटलेट होता है। ठीक है,
ओके ओके ओके। हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स। आपने व्हाइट ब्लड सेल्स का ना बड़ा इजी तरीके से नाम याद करने का बहुत इजी तरीका, ये नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो क्या क्या है? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसिनोफिल, सॉरी बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है। ये क्या होता है? एक डाई होती है जिसकी वजह से हम उसको देख पाते हैं कि इस पे क्या कलर आया है। अगर वो बेसिक सा कलर आता है या बेस कलर शो करता है तो उसको हम बेसोफिल कहते हैं। एक स्नोफिल करके अगर उस डाई ने उस तरह का कलर ले लिया है, इसको एसिड फॉर्म में अगर वो जा रहा है, मीन्स इट्स क्वाइट एसिडिक, तो हम उसको एसिनोफिल भी कहते हैं। इसी को एसिनोफिल भी कहते हैं और इस्नोफिल भी कहते हैं। ठीक है। ये उस कलर को, उसकी डाई का कलर जो थोड़ा पिंकिश टाइप का शो करता है, इसलिए ये न्यूट्रल न्यूट्रल रहता है। ये कोई कलर शो नहीं करता, ना इधर का ना उधर का, ना कुछ भी नहीं। अब ये शेप्स जो हैं ये आप लोगों को याद नहीं करनी है, पर ये वैसे इन जनरल एक नाम पूछ लिया जाता है कि हाँ व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम क्या है, बस कौन क्या करता है, डाई आई नहीं आई, वो सब कुछ नहीं पूछेगा। मैंने सिर्फ नाम आपको समझ कैसे आए उसके हिसाब से है। ये थोड़ा एसिड है, ये बेसिक है, और ये न्यूट्रल है। ये थोड़ा एसिड है, एसिडिक है, ये बेसिक है, और ये न्यूट्रल है। ठीक है। ठीक है। इस वजह से इनके नाम कुछ इस तरह के रखे गए हैं। अब ये लिम्फोसाइट क्या है, मोनोसाइट क्या है? मोनो में मीन्स वन सेल का होता है, और लिम्फोसाइट भी जो लिम्फ्स के लिए बेसिकली यूज होता है। इसको ज्यादा नहीं समझेंगे, समझना तो वैसे किसी को भी नहीं है आपने, समझना किसी को भी नहीं है, सिर्फ नाम एक बार देखने हैं आपने। मैंने नाम याद करवाने का बस थोड़ा सा तरीका निकाला था आपके लिए कि आप नाम कैसे याद करोगे। नाम को तोड़ देंगे, थोड़ा समझ आ पाएगा। साइट का मतलब क्या होता है? सेल। ठीक है। और ये फिल का मतलब क्या होता है? डाइस की वजह से नाम रखा गया है। Okay. फिल किसकी वजह से रखा गया? जो डाइज यूज करते थे ना, कि डाई यूज करी जा रही है, ये उससे स्टेन हो पा रहा है, इस वजह से। इसका एक और रीजन भी था। ये नोट्स एक्चुअली मेरे नहीं है, तो मुझे एक्चुअली थोड़ी सी इस चीज में वो हो रहा है कि मैंने कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ उसमें है नहीं। ओके ठीक है। ब्लड सेल्स जो है, आरबीसी जो है, इसकी जो एक रेट है, मींस एक देखो, एक मेच्योर आरबीसी होता है, एक इमेच्योर आरबीसी होता है। ठीक है। जब ब्लड में से, सॉरी, जब बोन मैरो से जब आरबीसी बन के निकलता है ना बाहर, तो जब वो बन रहा होता है या बन के बाहर निकल गया, आप समझे, तो इमेच्योर स्टेज होती है, और एक इमेच्योर स्टेज होती है। ठीक है। और एक मैच्योर। ठीक है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये यहाँ पे ना हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है, वो जगह ले लेता है। वो कहता है अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम ऑक्सीजन कैसे लेकर आओगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकालोगे, तो तुम्हारे पास स्पेस नहीं रहेगा। तो इट्स बेटर कि तुम न्यूक्लियस को बाहर निकाल दो, निष्कासित कर दो उसे, मतलब उसे खत्म कर दो। न्यूक्लियस की हमें नीड नहीं है। तो जब तक न्यूक्लियस होता है ना, तब तक तो रेप्लिकेशन हो भी जाता है। अब ये क्या होता है, सॉरी, ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस जब तक है तब तक रेप्लिकेशन हो जाता, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो पैदाइश है, वो एक बार तो आपका बोन मैरो से हो गई, बोन मैरो से हो गई, मींस इसका जो प्रोसेस है बनने का, वो बोन मैरो से हो गया। ठीक है, डन। अब ये मरेगा जाके कहाँ पे? ये आइदर लीवर में और स्प्लीन में। अगर ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड बोलेंगे तो हम स्प्लीन का नाम लेंगे, लीवर का नाम वहां नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। और जब बॉडी में लीवर जब तोड़ता है ना इसको, तो उसको बाद में उसको बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है, उसको यूज करके, उसको तोड़ के। एक पॉइंट और है। जब ये टूट गया, ठीक है, हो गया, निकाल दिया उसको बाहर, और क्या है? ओके। हाँ जी। जो ये मरता है आरबीसी, उसके पास डेज कितने होते हैं? 120 डेज। मीन्स एक आरबीसी अगर बन चुका है ना, तो वो खुद से आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट। ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसकी जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में ही है। ये नहीं है कि एक आरबीसी बाहर निकल गया तो वो दूसरे आरबीसी को जन्म देगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आरबीसी के पास फंक्शनैलिटी नहीं है। क्यों? बाद में न्यूक्लियस ही खत्म हो जाता है।
इसलिए, ठीक है। इसे कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स। ये 4 से 60 लाख के आसपास होते हैं एक एक ब्लड के। जो अगर हम 100 ml ऑफ ब्लड लेंगे ना, उसमें 40 to 60 लाख तो नियरली सिर्फ यही होते हैं, और सबसे ज्यादा ये होते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें, सबसे ज्यादा यही होते हैं। डब्ल्यूबीसी सबसे कम ही यही होते हैं, सिर्फ 4000 to 1100, नियरली इतना होता है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, जब किसी का बॉडी में कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन अगर हो जाती है, तो बहुत मतलब उसके उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन शो करता है कि इन्फेक्शन को बाहर निकालना है, तो यहाँ पे आपको डब्ल्यूबीसी ज्यादा बड़े हुए मिलेंगे। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी, तो ये काम आएगा एलर्जिक रिएक्शन में। कुछ ऐसा वैसा खा लिया, एलर्जी हो गई, उस केस में। जब इन्फेक्शन हो जाएगी, इन्फ्लामेशन, सॉरी, किसी चीज से इन्फ्लामेशन हो गई, तो बेसोफिल वहां पे रिएक्ट करेगा। इन जनरल न्यूट्रोफिल करता है, खाने का काम ये करता है। फैगो खचड़ी होगी ना, एक सेकेंड को। फैगोसाइटोसिस ये करता है। मतलब वो क्या चीज होती है, जैसे इसने ये बनाया ना, इसी के आगे एक और मुंह बन जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके मुंह बन जाएगा, और यहाँ से फॉरेन बॉडी आएगी नाचते हुए, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं सर को खराब करूंगी। ऐसे में, अच्छा ठीक है, लो, तुमको हम ही खा लेते हैं, तुम क्या हमारे शरीर को खाओगी। ये फिर अंदर जाता है, गड़गड़ 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 गड़, ये इसको समाप्त कर देता है। ये ले, मैं तो को खा गया, खत्म। ये काम करता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। सबसे ज्यादा ये तादाद में होते हैं। ओके, प्लेटलेट्स जो होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, 5 to 9 days का इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। 25,000 का इसका मतलब ml के अंदर हम देखें तो 25,000 नियरली ये पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन, हीम एक नाम का एक पिगमेंट है, और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन के लिए यूज करा जाता है, तो हीम नाम का जो है, ठीक है। और आरबीसी में ये होता है, जो इसको रेड कलर देता है ना, पिगमेंटेशन जो देता है, वो इसकी वजह से आता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन को हम एच से डिनोट करते हैं। नियरली 95% ऑफ ग्लोब्यूल प्रोटीन जो है, प्लस 5% ऑफ हिमैटिन। हिमैटिन नामक आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण के, आयरन के अनिवार्य है। ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन में बहुत अधिक आकर्षण रहता है। मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो हिमैटिन है, इसकी वजह से ही हम हीमोग्लोबिन बना पाते हैं। ये क्यों होता है, ऑक्सीजन मीन्स इसने ऑटो लिया, और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर इसने ट्रांसपोर्ट करवाया, कहां से, लंग्स से हार्ट तक, और हार्ट ने अपनी आर्टरीज को यूज करते हुए पूरी बॉडी तक। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये सिर्फ हीमोग्लोबिन की वजह से ही हो पाता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे इन्होंने इसको समझाया है। ओके, मैम जी जी पूछिए। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाली बात। यस मैम, ऑक्सीजन। ओके, ठीक है। हमने कल तक देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि जो ऑक्सी है, ऑक्सी को लेंगे हम O2 की फॉर्म में। हीमोग्लोबिन में समझा, HP लिख दिया मैंने हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। तो इसने मिलकर क्या बनाया, जब लंग्स के पास हार्ट ने लंग्स के पास ब्लड लेने के लिए उसको जब ब्लड भेजा, किस चीज के लिए, कि इसमें ऑक्सीजन भर दो। लंग्स ने कहा ओके, मेरा तो काम ही है, डन, चलो अभी दे देता हूँ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन डाल के दे दी, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, अगर मैं उसको और गहराई में देखूं, तो वो किसने लिया, वो हीमोग्लोबिन ने पकड़ा। अब जब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करा, उस मॉलिक्यूल का नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। यही जब ये सेल और टिश्यू के पास जाता है, यानी कि टिश्यू में गया या कहीं सेल, जैसे भी आपको कहना, ठीक है। हम सेल समझते हैं यहाँ पे पेपर के लिए, टिश्यू हो रहा था, ठीक है। एक बार सेल, कई जगह पे आपको सेल मिलेगा लिखा हुआ, कई जगह पे टिश्यू मिलेगा, तो घबरा नहीं जाना, एक ही बात है। बताया ना मैंने डिफरेंस कैसे होता है, कि उसकी फ्लूइड के अंदर डाल देता है ये, ठीक है। तो सेल के पास गया, इसने दे दिया इसको, पहले तो इसने इसको ऑक्सीजन दिया, कैसे दे दिया, पार्शियल प्रेशर की वजह से दिया था, ठीक है। इसने ऑक्सीजन दिया, इसने इसको क्या दिया,
सॉरी, इसने इसको CO2 दिया और इसने ना हीमोग्लोबिन ने जल्दी से जल्दी, इतनी जल्दी इसने ऑक्सीजन से ना ऐसे पीछे छुटाया कि हाँ जा 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 जा, जल्दी जा जल्दी जा। जैसे कि एक आदमी को इंतजार होता है ना कि मैगी कब जाएगी बीवी, बस भेज दिया फटाफट से। और ये फटाफट से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, यही वो बात थी जो मैंने समझाई ना, पूरी बात नहीं थी, एक मिनट, एक लाइन थी। ओके ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, नीचे इनका यही आ गया। अब टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं ये? टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में ये कह रहे हैं कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल, सॉरी, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ ग्रैनुलाइज होते हैं, ग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं, और एक होता है ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। मतलब इसके आगे ए क्यों लगाया? ए तब यूज करते हैं जब उसकी एब्सेंस हो, यानी कि ये प्रेजेंट नहीं है। एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं है क्या? ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पाउडर की फॉर्म में दाने दाने टाइप, जैसे राई के दाने, सेसमी सीड के दाने, जो अलसी तिल कुछ भी समझ लीजिए, ऐसे छोटे छोटे दाने किसी के अंदर अगर हो, या जैसे कि समझ लीजिए खीर बनाई है, खीर के अंदर जो चावल है वो ग्रैन्यूल्स है। अगर मुझमें से खीर में से मैंने चावल थोड़ा टाइम बाद, अगर किसी भी स्पून में, अगर मान लीजिए उसमें चावल नहीं है, उसमें सिर्फ दूध है, लेकिन उसमें टेस्ट तो पूरा आएगा ना खीर का, तो वो वाला कौन सा हो गया? वो एक ग्रैन्युलोसाइट्स है। ठीक है, पर ये दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग। ठीक है, एक में ग्रैन्युल्स पाए जाएंगे, एक में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट है और जो मोनोसाइट्स है, ये दोनों ही एक ग्रैन्युलोसाइट्स है। ठीक है, इनके दाने ही होते हैं जो इसकी स्टेन को लेते हैं। कौन? इसके दाने, जो ग्रैन्यूल्स इसके हैं, जो छोटे छोटे दाने हैं, चाहे राजमा के दाने समझ लो, जैसे मर्जी समझ लो, वो जो छोटे छोटे दाने हैं, सॉरी, वो दाने ही इसको स्टेन को, यानी कि वो कलर को पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, फैगोसाइटोसिस कौन करता है? न्यूट्रोफिल करता है। एसिनोफिल क्या करता है? फाइट्स अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन से मींस कोई ऐसा खाना खा लिया जिसमें मक्खी बैठी हुई थी, या पुराना कोई ऐसा सड़ा गला टाइप का खाना खा लिया, कुछ भी, कोई पुरानी चटनी थी, कुछ भी था, उसमें पैरासिटिक इन्फेक्शन थी, वो खा लिया गया, किसी ने खा लिया, और वो खाने के बाद क्या, वो बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई, उसको खाने का या उससे बचाव करने का काम कौन करेगा? एसिनोफिल करेगा। ठीक है, अगर किसी की ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर सामने आती है, रिपोर्ट्स चेक कराएंगे ना, तो उसमें एसिनोफिल सबसे ज्यादा मिलता है। जैसे कि इस केस में आप देखेंगे, जो लीवर एप्सिस होता है कईयों का, उनमें भी ये देखा जाता है कि उसमें आपको ये वाले सेल्स आपको ज्यादा बड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है, उन पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर एसिनोफिल ही मिलता है सबसे ज्यादा। सॉरी, ओके। जो बेसोफिल्स होता है, ये मैंने कहा था, जो यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होता है, ये एलर्जिक वैसे यहाँ आता है, यहाँ नहीं आता। इन्फ्लामेटरी जो होता है वो यहाँ इसकी बात करता है। इन्फ्लामेशन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज थी जिससे बॉडी बॉडी को अंदर ही अंदर थोड़ी सी उत्तेजना पैदा हुई, प्रॉपरली वो तंग नहीं कर रहा, पर लेकिन हाँ, इन्फ्लामेशन अंदर से बॉडी को हो रही है, वो स्मूथ वे में काम नहीं कर पा रहा, तो बेसोफिल वहां आता है और उसको खा जाता है। सेम, ठीक है, उसके लड़ेगा, उसे खा जाएगा। अब ये वाला इसमें, ओके ओके, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट्स का जो होता है, लिम्फोसाइट्स में मेजरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या मानी जाती है और क्यों पढ़ा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स की जब बात आती है तो उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे चलकर जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। कौन? ये, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं। ठीक है, बी सेल्स और टी सेल्स के नाम से भी आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, वो यही है। ये भी इन्फेक्शन, सॉरी, ये भी जितनी भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो रही होती है, या कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो रही होती है बॉडी में, या अपनी ही बॉडी को गलती से, अपनी ही बॉडी को गलती से दुश्मन समझ लेना और खाना शुरू कर देना, तो वहां पे भी बी सेल टी सेल्स का रोल प्ले होता है। ठीक है, मतलब ये उल्टा काम कर देते हैं।
इसकी वजह से जो आर्थराइटिस है, जैसे वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को 2 वर्ग में विभाजित किया गया, ये हम समझ गए, ग्रैन्युलोसाइट, एक ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, यहाँ हमने इसकी पूरा विभाजन अच्छे से क्लियरली समझ लिया। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल है, इस्नोफिल है और वेसोफिल है, इसका काउंट याद करने की नीड नहीं है। एक ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फो मोनो, ओके लिम्फोसाइट्स जो होती है वो एंटीबॉडीज का उत्पादन करने में हेल्प करती है। अब आते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर, यानी कि धक्का। धक्का से मतलब क्या हो गया कि हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है? हीमो मतलब यहाँ पे बात हो रही है ब्लड के बारे में, हीमोस्टेसिस की, कि ये जब बॉडी के ना थ्रोम्बोसाइट्स, सॉरी, जब ब्लड क्लॉटिंग की इंपॉर्टेंस होती है तो ब्लड यहाँ पे प्लेटलेट्स जो होती है यहाँ पे हमें हेल्प करती है। मैंने बताया ना सबसे पहले शोर कौन मचाता है? सबसे पहले शोर प्लेटलेट्स मचाती है कि हाँ यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे कट लग गया। ब्लड वेसल से अब ब्लड मतलब कि जो कट लगा है, जो इंजरी हुई है, ब्लड वेसल्स तक वहां पे कट गई हैं। अब खून बाहर जा रहा है बॉडी के, विच इज नॉट गुड। अब बॉडी के अंदर भी तो कभी कभी इंजरी हो जाती है जो बाहर नहीं दिखती है, गुम चोट जिसे कई बार कहते हैं। तो वहां पे क्या करती है प्लेटलेट्स, वहां पे भी अपना खून रुकवा देती है, वहां आती है और उसको मतलब रिपेयरिंग का काम करती है। तो ये रिपेयरिंग जो होती है, अगर आप कहें कि ब्लड वेसल्स की होती है सिर्फ, नहीं, सिर्फ ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग नहीं होती, उस स्किन की टिश्यू की भी होती है। जो वहां ऊपर पपड़ी नहीं जम जाती एक टाइम के बाद, एक टाइम के बाद एक पपड़ी सी जम जाती है और कुछ देर में आप देखिए कि हाँ हाँ, खून रुक गया, खून रुक गया, ठीक है ठीक है ठीक है। वो खून रुकते होते आपकी आंखों के सामने ही थोड़ी देर में, 2 मिनट पहले वहां कुछ नहीं था, वहां नॉर्मल ब्लड निकल रहा था, उससे पहले ब्लड धीरे 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 करके बंद हो गया। कुछ देर बाद आप देखेंगे, मे बी समटाइम्स इन सम केसेस, अगर इंजरी बहुत छोटी इंजरी बहुत छोटी है तो लेस देन 1 आवर, इंजरी बहुत बड़ी है तो इन आवर्स और मे बी इन वीक्स, वीक्स नहीं इन आवर्स हमें देखने को मिलता है कि वहां एक पपड़ी सी जम गई है, वो स्किन वहां थोड़ी सी टाइट होनी शुरू हो गई है। तो वो इनकी वजह से ही होता है, ये पूरा एक साइकिल चलाते हैं जिसकी वजह से कोगुलेशन, यानी कि वहां पे बॉडी जो होती है, मतलब प्लेटलेट सबको बुलाती है और कहती है यहाँ पे जो ब्लड है इसको रोक दो, आगे बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो एक जाल बना देती है ऐसे करके। ये फाइब्रिनोजन करता है वैसे, और बताती हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे एक जाल सा बना देती है, आप देखेंगे ना कुछ होता भी कुछ इस तरह का ही है, धीरे धीरे करके अजीब सा खांचा माचा सा होता है, वो हमारी स्किन की तरह तो होता ही नहीं है, कुछ अजीब सा ही होता है वो, शक्ल बिल्कुल अजीब सी होती है, स्किन के ऊपर एक अजीब सी एक लेयर बन जाती है। फिर ये क्या करता है, कुछ दिन बाद यहाँ पे हमारी स्किन बननी शुरू हो जाती है नीचे, स्किन टिश्यूज जो होते हैं ना रिपेयरमेंट करनी शुरू कर देते हैं, ऐसे करके रिपेयर होती रहेगी ऐसे ऐसे करके। वो स्किन जैसे जितनी जितनी जल्दी स्किन आती जाएगी वो ऊपर वाली इस लेयर को अपने अभी बाहर हटा देगी, निष्कासित कर देगी। और आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आपको हटाने की नीड नहीं होती है, अगर आप नहीं भी हटाओगे ना इस लेयर को, तो वो अपने आप एक टाइम के बाद हट जाती है और वहां एक न्यू स्किन आ जाती है। समटाइम्स द स्किन इज नॉट रिप्लेसेबल, मीन्स वहां पे स्किन वैसी स्किन नहीं आएगी जैसे नेचुरली वहां स्किन थी। छोटे कट्स में नहीं पता चलता, लेकिन जब बड़े कट्स होते हैं वहां का स्किन का जो टिश्यू होता है, समटाइम्स इट्स गॉट रप्चर्ड एंड समटाइम्स इट गॉट रप्चर्ड सो डीपली कि वैसी स्किन बिल्कुल नहीं आती है, वो अजीब सी झिल्ली वाली हो जाती है या एक डिफरेंट टेक्सचर में होती है, जैसा टेक्सचर बाकी की स्किन का नहीं होता। ठीक है, ये कई बार हम सबने देखा है। लीवर में हैपरिन जो होता है, लीवर से हैपरिन का एक निर्माण होता है, ये हैपरिन हेल्प करता है किसके अंदर, ये हेल्प करता है हमारे कोगुलेशन के अंदर। ये हेपरिन नाम का एक और पदार्थ, यानी कि एक और प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, एंजाइम्स भी होते हैं। एक हेपरिन जो होता है ये सबसे मेजर है, ये लेकिन इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? लीवर के अंदर हो रहा है। ठीक है, जब तक हेपरिन एक्टिव रहता है तब तक ब्लड क्लॉटिंग करने नहीं देता। ये इसको हम पहले इसको मना करते हैं, तू इनएक्टिव हो, कि तेरी एक्टिविटी होगी ना, यहाँ क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो क्लॉटिंग के टाइम पे सबसे पहले इसी को पीछे रखा जाता है। लेकिन अगर इसका निर्माण नहीं हुआ तो इन जनरल बॉडी क्या होगी, बॉडी में फटाफट से बहुत ज्यादा कोगुलेशन हो जाएगा, बॉडी के अंदर दही की तरह हमारा जो ब्लड है वो दही की तरह हो जाएगा, रुकने लग जाएगा, थक्के बन जाएंगे, उसकी क्लॉट जो पपड़ी वाली बात बताई है ऐसे ऐसे बननी शुरू हो जाएगी ब्लड के ब्लड वेसल्स के अंदर ही। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है हमें? हेपरिन नाम का एक पदार्थ हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, नाउ इट कम्स। ये 4 स्टेप्स में होता है।
ठीक है। डैमेज प्लेटलेट्स एंड टिश्यू सेल्स रिलीज। डैमेज प्लेटलेट्स मीन्स यहाँ मान लीजिए ये कट लगा, अब आपको पीछे वाली बातें जो है ना वो धीरे धीरे अब यहाँ आप कनेक्ट कर पाओगे, क्यों मैंने वहां छोड़ा और कहाँ यहाँ आके क्यों हम उस चीज को ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ जो डैमेज प्लेटलेट्स है ना, डैमेज मीन्स जहाँ पे उसको कोई भी इंजरी थी, यहाँ कहीं पे मान लीजिए स्किन थी और यहाँ कट लग गया, यहाँ उसको कट लग गया। ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स तक वहां तक अंदर उसको थोड़ी वो कहते कि ये कहेंगे कि एक चोट तक पहुंची है। ठीक है। और टिश्यू भी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हल्का सा जो उसको चोट लगी है तो वो अब हाहाकार मचाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फटाफट से इसको इंजरी को ठीक करना है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक आएगा, ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है ये। तो आप थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम से ही याद करना, क्लॉटिंग फैक्टर से नहीं। मैं बता रही हूँ वैसे, पर आपसे एग्जाम में क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से नहीं पूछा जाएगा, आपसे थ्रोम्बोप्लास्टिन या ऐसा के शब्द से ही पूछा जाएगा। बट ये वैसे है क्या, ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन गया हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम विच इज थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोप्लास्टिन गया थ्रोम्बोकाइनेज के एंजाइम के लिए, फटाफट से इसकी फॉर्मेशन के लिए पहला स्टेप ये है। ठीक है। अब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो था, सी ए टू प्लस आई नहीं है, ऐसे करके लिखा हुआ है, Ca2+। कैल्शियम आयंस का क्या होता है, कैल्शियम आयंस अगर बॉडी में नहीं होंगे ना तो बॉडी ब्लड निकलता ही रहेगा, ब्लड लॉस होता ही रहेगा। तो जिसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है ना तो उसका ब्लड लॉस बहुत जल्दी होता रहता है। जल्दी से मतलब जब इंजरी हुई तो बॉडी में वो क्लॉटिंग नहीं करने देता। तो इसलिए इन इवन इन द इमरजेंसी केसेस जो हॉस्पिटल में आते हैं, या कहीं कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केस जो भी ऑपरेशनल केसेस होते हैं, सर्जरी के केसेस जो होते हैं, उसमें हिस्ट्री में देखा जाता है क्या ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को कैल्शियम की, लैक ऑफ कैल्शियम बॉडी में हो या क्या है, डेफिशिएंसी है बॉडी में, क्या बात है। तो वो चीजों को एक बार नजर में रखा जाता है। फिर ब्लड चाहिए होता है उस टाइम पे कि ब्लड लॉस होता रहेगा बॉडी में से, वो रुकेगा ही नहीं। तो ये डॉक्टर्स पहले ध्यान रखते हैं इस बात का। तो यहाँ पे देखिए उस चीज का जोड़ कैसे आता है, समझे कि थ्रोम्बोकाइनेस निकलवा दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन ने, हाँ जी निकलवा दिया। Ca2 सॉरी कैल्शियम आयन से हमारे पास के साथ मिलकर इसके साथ ये बाइंड हो गया, कौन, काइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज जो था कैल्शियम आयन के साथ मिल गया, बाइंड हो गया। और इसके साथ मिलकर इसने प्रोथ्रोम्बिन, प्रो है मतलब सुप्त अवस्था का, जो एक इनेक्टिव पदार्थ जो हमारे यहाँ पाया गया, उसको जाके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन एक्टिव करता है। मीन्स क्या बात बोली, कुछ समझ नहीं आया, एक सेकेंड। कलर लाइट है तो वैसे भी थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल भी हो रही हो। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को जगाया, इसने Ca2+ आयन के साथ, आप Ca लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, Ca2+ आयन के साथ मिला, इसके साथ मिलकर इसने प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन को जगाया, और जगाने के बाद उसको क्या बनाया, थ्रोम्बिन। अब ये काइनेज है, हमने सारे एंजाइम्स पढ़े हैं, एमाइलेज और कौन से थे हमारे पास, प्रोटीएज, और कौन से थे, माल्टेज थे ना हमारे पास, सुक्रेस, ये सारे एंजाइम होते हैं जिसके आगे ए से एस लगा होता है। ये एंजाइम यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज वैसे। ठीक है। ये यहाँ पे गए, ये इक्वेशन एक्चुअली ऐसे आ जाइए, ऐसे करके चली जाएगी। ठीक है। थर्मोप्लास्टिन गया, उसने थर्मोकाइनेज को फटाफट जगाया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंजाइम आया, कैल्शियम आयन के साथ बाइंड हो गया, उसने प्रोथर्मिन के पास गए, प्रोथर्मिन के पास गए, उसने उसको कहा कि ठीक है थर्मिन को फटाफट से एक्टिव करते हैं। मींस प्रोथर्मिन को, एक सेकेंड, प्रोथर्मिन को प्रोथर्मिन को फटाफट से हम थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा ये पूरी लाइन यहाँ आनी चाहिए। ठीक है। तो इक्वेशन, अब न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी एक बार देख लेते हैं। और
प्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज, ये बन गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन से क्या बना? थ्रोम्बिन। तो किसकी वजह से? इसकी वजह से प्लस Ca आयन। इन्होंने क्या काम किया? एंजाइम का काम किया इस वजह से। क्या अभी ये बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे इसने इसका एंजाइम के रूप में काम किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे एग्जाम में कोगुलेशन के रूप में पूछा जाता ज्यादा, ऐसे नहीं पूछा था, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन गया ना, थ्रोम्बिन गया किसके पास? जगा हुआ थ्रोम्बिन था, और प्रोथ्रोम्बिन जगा हुआ। ये सुप्त अवस्था में नहीं है, अब ये जागृत अवस्था में है। तो ये थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, यानी कि ये तो सुप्त अवस्था में नोजन लगाया है, हमने देख लिया, नोटिस कर लिया। ये कौन सी अवस्था में? सुप्त अवस्था में। इसको भी जगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको जगा के हमने क्या बनाया? फाइब्रिन। क्या बनाया? फाइब्रिन। इसने बनाई जाकर एक जाली। कहाँ पे? यहाँ पर, कांगेमाई जगह, यहाँ पर, यहाँ एक जाली बना दी ऐसे 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 करके, ठीक है। ये बस ये जाली उसने सॉरी, ये जाली उसने वहां जाके फटाफट से बना दी, ठीक है। बीच में ना एक ज्यादा हो गया ये वाला, नहीं कर रहा था बीच में। हाँ जी, इसके यहाँ पर पहुंच जाएगा एक और, वो पॉइंट नहीं लिखा। एक मिनट, मुझे देखना है वो पॉइंट है कि नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसमें एक और पॉइंट भी आता है जो मैंने विटामिन के का आपको बताया था, और जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तभी मैंने कहा था कि विटामिन के का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इसका रोल ना क्लॉटिंग में होता है। जब हेपरिन्स के मरने के बाद, क्योंकि इससे पहले जो विटामिन के का जो क्लॉटिंग इफेक्ट होने नहीं देता ये, मतलब मीन्स अगर हेपरिन जो है, हेपरिन अगर मर गया, सॉरी, हेपरिन के मरने के बाद हेपरिन पे थोड़ी चोट लगी कि हाँ भाई क्लॉटिंग फैक्टर होने दो, होने दो, तो ये कौन इसको एक्टिवेट करवाता है? कौन इसको हेल्प करता है? विटामिन के इसको हेल्प करवाता है, ठीक है। हेपरिन हवा लगते ही मर जाता है, मतलब जैसे कि जो लीवर से हेपरिन बाहर निकल रहा था, पूरी ब्लड के अंदर घूम रहा था कि नहीं मैं कोगुलेशन नहीं होने दूंगा, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, ये कौन करता था? हेपरिन करता था। हवा लगी, जैसे ही कट लगा, हवा लगी, हवा के कांटेक्ट में आते ही हेपरिन मर गया। वहां पे फटाफट से विटामिन के आया और उसने फिर ये पूरी स्टार्टिंग करवाई थ्रोम्बोप्लास्टिन से, ठीक है। और तो कोई पॉइंट नहीं है। डन, आपका ये कोगुलेशन वाला पार्ट पूरा हो गया यहाँ पे। ये वही बात नीचे बता रहे हैं, थ्रोम्बिन से एक्सक्यूज मी फाइब्रिनोजन बना। मैम, ये हम्म, क्या है वो हिपैट्रिन है? कौन सा रहा? हेपरिन, हेपरिन। हैपरिन, हैपरिन को इनएक्टिव करने के लिए थ्रोम्बो। नहीं नहीं नहीं, इसको इनएक्टिव नहीं कर रहे, ये तो हवा लगते ही मर गया। अच्छा, हाँ, जैसे एयर के कांटेक्ट में है ना, जैसे कट लगा, कट लगेगा तो उसका मतलब एयर तो अंदर आएगी, इन कांटेक्ट में तो आएगी एयर, करेक्ट। तो हाँ, तो उससे वैक्यूम वो में तो चोट रिएक्टिव। लगेगी नहीं। हाँ जी, हेपरिन उससे आपने रिएक्ट होते ही उसकी डेथ हो जाती है। तो लास्ट में आपने क्या वो सेंटेंस बोला? विटामिन के के लिए, हाँ, विटामिन के का। विटामिन के में होता है कि इसका रोल जो होता है क्लॉटिंग में होता है। मीन्स हेपरिन जैसे ही मर गया, उसके बाद सबसे पहले विटामिन के ही होता है क्लॉटिंग का इफेक्ट करवाने के लिए, कि जो अब क्लॉटिंग है ना, बस बस बहुत हो गई, अब क्लॉटिंग का फैक्टर स्टार्ट करो। हेपरिन नहीं है ना यहाँ पर, तो क्लॉटिंग का फैक्टर स्टार्ट करवाने के लिए विटामिन के भागता है। अच्छा, ओके ओके, अभी समझ में आया।
प्लेटलेट के साथ विटामिन के भी होता है क्या? हाँ, विटामिन के तुम्हें पता है ना प्लाज्मा में मौजूद होता है। उसमें ADE के हमने पढ़ा था ऊपर। कहाँ गया? देखते हैं दोबारा, देखते हैं एक बार। कहाँ गया? ये रहा। मैंने कहा था ना अभी बताऊंगी कहाँ पे। ओके। हम्म, तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो फिर वो क्लॉटिंग का ये होगा क्या उसमें हाँ जी, मुश्किल? मतलब विटामिन के इसको हेल्प करता है कि क्लॉटिंग का टाइम आ गया, सो गो अहेड। ठीक है। तो ये एक कोई एक ऐसी डिजीज हम्म, है ना जिसमें वो क्लॉट्स हो जाता है ब्लड? हाँ ये प्लेटलेट्स की जो एक तो प्लेटलेट्स की उसमें होता है, एक और होती है बीमारी। मुझे वो बीमारी अभी एक्चुअली याद नहीं आ रही थी, मैं याद तो वही कर रही थी, मुझे वो बीमारी याद नहीं आ रही थी। उसमें क्लॉटिंग ही होनी शुरू हो जाती है, उसमें हेपरिन की डेथ हो जाती है। लीवर में इफेक्ट पड़ता है, मेरे को बीमारी का नाम नहीं याद आ रहा था। लीवर पे इफेक्ट पड़ता है और उसमें हेपरिन पे ही सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। हेपरिन बन ही नहीं पाते, और जो बने हुए थे वो तो फिर उनकी डेज लिमिट कम होती है। तो इसकी वजह से फिर बॉडी में क्लॉटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है ना। थ्रोम्बो हेपरिन एक बार नष्ट हो गया तो कौन करेगा उसकी रक्षा कि क्लॉटिंग ना हो? जागते रहो, कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा, सिर्फ हेपरिन का काम है ये। तो ये हेपरिन गया। सॉरी। तो ये बीपी की मेडिसिन एक्चुअली कंटिन्यूअसली जो लेते हैं तो जी इसका साइड इफेक्ट यही होता है ना कि वो ब्लड जी एकदम। जी जी जी, करेक्ट। तभी कहते हैं ना कि लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक और बीमारी है, मुझे भी ऑन स्पॉट नहीं याद आ रहा। 2-3 पॉइंट्स थे। ओके, मुझे वो अभी ऑन स्पॉट अभी नहीं याद आ रहा। एक बीमारी और होती है, उसमें ऐसा होता है। बाकी जो आप पॉइंट कह रहे हो ना, ऑलमोस्ट हर बीमारी में जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, और ऑलमोस्ट डेली वाली जो मेडिसिन है, एक लंबे लॉन्ग पीरियड तक लेने वाली मेडिसिन होती है, मैम ये उनमें कुछ डिस्कशन ऐसे, कुछ बीमारियों में मेडिसिन ऐसी होती है जो लीवर पे साइड इफेक्ट छोड़ती है अपना। तो वो साइड इफेक्ट कई जगहों पे, कई ऐसी बीमारियों में ऐसा इफेक्ट देता है जिसकी वजह से कोगुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर थक्के बने, यानी कि वो छोटे छोटे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हम एक्सेसिव क्लॉटिंग के बारे में बात जी करेंगे। जी, बिल्कुल ठीक। तो एक्सेसिव। थ्रोम्बोसिस कुछ तो बोलते हैं ना? हाँ जी, थ्रोम्बोसिस, ये पूरा जो वर्ड है थ्रोम्बोसिस, इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं। ओके ठीक ओके। है। डीप फ्रॉम वेन प्लेटलेट्स क्या निकला? थ्रोम्बोसिस। हाँ जी, प्लेटलेट से क्या निकला? प्लेटलेट से निकला प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये रिएक्शन पूरी नीचे तक जा रही है। अब ये आप देखेंगे कि एक चीज को देखिए, यहाँ पे नोटिस करें कि इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद यहाँ पर थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन यहाँ पे आया, इसने क्लॉटिंग करवाई, जाल यहाँ पे इसने बनाया। ठीक है। ये तो यानी कि ये ऐसे है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मीन्स ये प्रीवियस वाले को यूज कर रहा है, करेक्ट। जो इसको आके जगाता है, फिर यहाँ पे आके जिसको जगाया उसने, ये वाला ही आगे यूज हो रहा है इस वाले में, इस प्रोसेस के अंदर। ये जो झरना सा बनता है, इसको कहते हैं कैस्केड इफेक्ट। इसको बोलते हैं कैस्केड इफेक्ट। आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यूजीसी नेट में, बट यस, जो बीएससी करते हैं, एमएससी कर रहे बच्चे या कर क्या है, और वाईसीबी के एग्जाम्स देते हैं, उसमें ये तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द कैस्केडिंग इफेक्ट मींस टू यू, और ये कैस्केडिंग इफेक्ट कहाँ होता है, तो हम कहें क्लॉटिंग में होता है। ठीक है, क्लॉटिंग के टाइम पे ये कैस्केड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, कैस्केड इफेक्ट। ठीक है। ओके, ये चक्र हम तब समझेंगे जब हमें हृदय समझ आएगा। मैम टाइम अभी हम आज के लिए इतना छोड़ते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो नहीं है, एंड आई विल चेक दिस आउट कि इसमें जो जो पॉइंट्स है जो मेरे को चाहिए कि ये होने चाहिए, वो इसमें नहीं थे आज। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। मुझे ब्लड इतना मजा नहीं आया, ब्लड जबकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ब्लड का इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं मुझे आज इसमें। सॉरी, 1 सेकेंड। तो अभी हम आपके साथ कल क्लास रखेंगे इसकी। ठीक है। तो कल आप सभी को पढ़ के आना, और जितना भी आपका है होमवर्क,
प्रीवियस वाला जो रह गया नोट्स है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कल मैं आपको डेली प्रैक्टिस पेपर आपका स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। रही बात क्लॉटिंग वाले की और ब्लड की, ये अभी भी कई चीजें मिस है इसके अंदर, प्रॉपर डायग्राम के साथ नहीं है वाला, पर आई विल ट्राई टू शो यू नेक्स्ट टाइम। मैंने काफी सारी चीजें थी जो मैं मेरे वाले में थी, आई विल शो यू फ्रॉम दैट वन, ठीक है। अभी इस वाले में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी फ्लो के साथ थोड़ी कम चल रही थी, इसलिए मैं शायद आज थोड़ा कुछ ज्यादा ही रुक भी रही थी। ओके, चलिए आप, किसी का कोई प्रश्न है क्लॉटिंग में ब्लड से या कोई भी? ब्लड की परसेंटेज पे ज्यादा ध्यान मत देना कि कौन सी चीज कितनी है, थोड़ा बहुत माइनर वाला देखते हैं। एक प्लेटलेट्स, सॉरी प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और आरबीसी, इनका इन जनरल काउंट याद रख लेना बस, इन जनरल। आगे इनके क्या क्या काउंट्स हैं वो नहीं ध्यान देना। अभी आरबीसी भी प्रॉपरली नहीं आया कि वो बाय कॉनकेव होता है, उसके अंदर वो कैसे एक छोटी सी जो स्ट्राइकर की जो गीटी होती है उसकी तरह बना हुआ होता है, बीच में थोड़ा सा गड्ढादार होता है और साइड में नॉर्मल गोलाई होती है उसके अंदर, और उसके अंदर ही वो उसको कैरी करके लेके चलता है। कितना हीमोग्लोबिन, आयरन की वजह से वो सारा जितना भी ऑक्सीजन है उसको कैरी कर पाता है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ छोटे छोटे और भी पॉइंट्स थे वो मिस थे इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको उसमें से करवा दूंगी एक बार कल। विद इन 10 minutes आई जस्ट कवर दैट वन एंड देन विल मूव फॉरवर्ड फॉर द हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, और सॉरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न? ओके, ठीक है, आप सबको लीव करना होगा, आप लीव कर सकते हैं क्लास को। नमस्कार, थैंक यू मैम। थैंक यू। मेघा जी प्लीज लीव। जी, धर्मेंद्र जी यू टू।